हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। तो फ्रेंड, आज हम काफ़ी टाइम के बाद राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस का चैप्टर 60 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, यूचिया मियो की साइड लेता है और मियो भी इसकी बातों को सुन के हैरान होते हुए अपने मन ही मन कहती है, क्या ये डॉग सचमुच बदल गया है? मुझे तो यकीन नहीं होता, या फिर वो मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। फिर तो रुचिया भी रोते हुए कहती है, यूची ये मैं नहीं थी, ये मैंने नहीं किया। मियो फिर तो रुचिया को देखते हुए कहती है, ओ ये कितनी ज्यादा नौटंकीबाज है। फिर तो यूची से कहती, हाँ हाँ ये मैं ही थी, ये सब मैंने ही किया। तभी ही यूची बोला, मैंने अभी ही तुम्हारी पूरी बातचीत सुनी है। मियो बोली, अच्छा तो फिर क्या तुम्हारी बॉडी एक डॉगी की तरह है? आखिर तुमने ये सब कैसे सुना? यूची बोला, ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये सब कैसे किया। मैंने कई सालों तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, इसलिए मेरी नॉर्मल लोगों से मेरे सेंसर काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं इसमें काफी ज्यादा बेहतर भी हूँ। यूची की और मियो की ये सारी बात सुन के तो रुचिया वहाँ से रोते हुए भागते हुए कहती है, आंटी प्लीज मेरी मदद करो। रुचिया को वहां जाते देख मियो भी कहती है, अरे वो तो चली गई। और वो यूचिया के पास आते हुए कहती है, अरे तुम्हारी लिटिल लवर वो तो रोते हुए भाग गई है, क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? यूचिया बोला, अरे मियो बस करो, रुचिया मेरी चचेरी बहन है और मेरे मन में उसके लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। यूची बोला, मियो मैंने सब कुछ सुन लिया है तो इसलिए आई एम सॉरी। मियो तो जैसे ही सुनती है पीछे हटते हुए कहती, क्या उसने मुझे सॉरी कहा? और वो यूची से कहती है, क्या तुम्हारे अंदर किसी और दूसरी आत्मा घुस गई है जो तुम मुझे ऐसे सॉरी कह रहे हो? फिर सीन चेंज होता है और हम एम्प्रेस डुआगर को देखते हैं, जो रुचिया को देख के फौरन खड़े हो जाती है और उससे पूछती है, रुचिया तुम अचानक से क्यों रो रही हो? रुचिया रोते रोते बताती है, आंटी एम्प्रेस मुझे नन बनाने के लिए मुझे टेम्पल में भेजना चाहती है, आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। रुचिया एम्प्रेस डुआगर को जैसी ये बात कहती है, मैं तो हैरान होते हुए उसे देखते हुए कहती है, ये सब फिर से मेरे बारे में क्यों है? मैं अब इसका हिस्सा बन गई हूँ। यूची हंसते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं अपनी मॉम को समझा दूंगा। वही हम रुचिया को देखते हैं, जो एम्प्रेस डुआगर से वही बात बार बार कहती है और वो कांपते हुए कहती है, आंटी प्लीज मेरी मदद करो, एम्प्रेस मुझे नन बनाने के लिए टेम्पल भेजना चाहती है। एम्प्रेस डुआगर तो रुचिया को शांत कराते हुए अपनी मेड से कहती है, सुनो मुझे नहीं लगता कि एम्प्रेस इतनी बदतमीज होगी, उन्हें यहाँ पे बुलवाओ और मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी और ये सब पूछूंगी कि ये सब क्या चल रहा है। तभी कुछ टाइम के बाद यूचिया और मियो साथ में आते हैं और एम्प्रेस डुआगर को ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, मदर एम्प्रेस डुआगर, मॉम आपने हमें बुलाया? तभी एम्प्रेस डुआगर कहती है, मेरे बेटे मुझे खुशी है कि तुम भी यहाँ पर हो। रुचिया हमें इस बारे में बताओ। मियो तो जैसी ये बात सुनती है और वो मुंह बनाते हुए अपने मनी मन कहती है, देखा मुझे पता था कि ये सब ऐसे ही नौटंकी होने वाली है। तभी यूचिया आगे बढ़ के कहता है, मॉम इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, मॉम आप मुझसे इस बारे में क्यों नहीं पूछती? एम्प्रेस डुआगर बोली, यूची ये तो ठीक है, वैसे भी ये एक ही बात है। यूची तो फिर हंसते हुए कहता है, मॉम वैसे तो ये लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो रुचिया ने सोचा कि वो एम्प्रेस डुआगर की भतीजी होने के नाते जो चाहे वो कर सकती है। और मॉम रुचिया ने तो एम्प्रेस की इंसल्ट भी की और उनके साथ मिसबिहेव किया, लेकिन फिर भी एम्प्रेस ने उसे माफ कर दिया। लेकिन फिर भी रुचिया नहीं मानी। तभी एम्प्रेस ने उसे एक भाषण दिया जिससे कि रुचिया डर गई, इसलिए वो एम्प्रेस के खिलाफ आपका इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रही है, इसलिए वो आपके पास आई है मॉम। एम्प्रेस डुआगर तो ये सारी बात सुन के हैरानी से रुचिया को देखती है और वहीं रुचिया की और उसकी मेट की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, दोनों तो एक पत्थर की तरह जम जाते हैं। वहीं मियो भी यूची का ये रूप देख के वो भी जम जाती है और अपने मन ही मन कहती है, वो सच में किसी और आत्मा से ग्रस्त है
ये कितना डरावना है। वहीं दूसरी तरफ हम रुचिया को देखते हैं जो रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, ये मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं हूँ। यूची बोला, ओ अच्छा ठीक है, तो हमें बताओ इन्फिनिटी रुचिया, एम्प्रेस तुम्हारे रास्ते में कांटा कैसे बन गई? और रुचिया, एम्प्रेस तुम्हारे रास्ते की अड़चन कैसे बन गई? क्या तुम लंबे समय से उनकी पोजीशन की चाहत रखती हो? यूची की जैसी बात सुनती है रुचिया तो रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मियो तो रुचिया की बात सुन के अपने मन ही मन कहती है, देखो कितनी छोटी है, वो इसमें माहिर है। तभी एम्प्रेस ड्वागर गुस्से से कहती है, रुचिया क्या ये सब सच है? रुचिया रोते हुए बोली, आंटी मैं। तभी यूची बोला, मॉम ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। एम्प्रेस ने अपनी दयालुता और अपने उदाहरण के कारण तुम्हें दंडित नहीं किया और उसे माफ कर दिया मॉम। यूचिया तो हंसते हुए रुचिया को और डराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपको टेम्पल में नन बनाने का ये एक अच्छा आइडिया है। और वैसे भी रुचिया, इस टाइम का इस्तेमाल खुद की जो तुमने गलती की है इस पे तुम पछतावा करो। यूची की ये बात सुन के तो रुचिया और भी फूट फूट के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, एम्प्रेस ड्वागर मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूची तभी टोकते हुए कहता है, रुचिया मुझे नहीं लगता है कि तुम सही इंसान से माफी मांग रही हो। तुम्हें एम्प्रेस का अपमान किया है तो तुम्हें पहले जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। यूचिया की तो ये बात मियो के सर में एक तीर की तरह घुसती है और वो हंसते हुए अपने मन ही मन कहती है, मैं तो बस चुपचाप खड़ी थी, क्या तुम लोगों का ध्यान मेरी ओर नहीं खींच सकते हो? तभी रुचिया रोते हुए मियो के पास आती है और कहती है, एम्प्रेस मैं। लेकिन रुचिया तो हमारी मियो को सॉरी बोलने से बिल्कुल हेजिटेट कर रही होती है कि नहीं, मैं इस बंदी को सॉरी नहीं कहूंगी। मियो तो जब रुचिया का रोना देखती है फिर तो वो भी अपने मन में रोते हुए कहती है, क्या तुम बस मुझे एक शांत दीवार के फूल की तरह रहने नहीं दे सकती हो? और एक सुपीरियर रॉयल डिसेंट जगह है जहाँ पे तुम्हारी डिग्निटी सामने आती है। अरे यार तुम लोग बस मुझे शांति से रहने दो। तभी रुचिया का रोना धोना शुरू हो जाता है और वो रोते हुए कहती, योर हाइनेस आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। मियो तो फिर रुचिया का रोना धोना देख के हैरान होते हुए कहती, अरे भाई बस कर, कितना रोएगी। वहीं यूची भी सारे ड्रामा को देख के थकते हुए कहता है, रुचिया मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है, क्यों ना तुम फिर भी अपने बारे में सोचने के लिए टेम्पल में जाओ। रुचिया तो यूची की जैसी ये बात सुनती है फिर तो मियो का पैर पकड़ते हुए रोते हुए कहती, योर हाइनेस मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आपसे विनती करती हूँ योर हाइनेस, प्लीज हिज मैजेस्टी मुझे नैन बनाने के लिए टेम्पल भेजना चाहते हैं तो प्लीज आप उन्हें मना कीजिए कि वो मुझे ना भेजे। मियो तो रुचिया की ये बात सुन के तो वो सोचते हुए अपने ख्यालों में ही कहती है, मुझे तो ये बात कुछ जानी पहचानी लगती है। मियो को तभी पास की बात याद आती है जहाँ मोरोलिटी हंसते हुए मियो से कहती है, अगर तुम अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नन बनाने के लिए टेम्पल भेज दूंगी। मियो तो फिर कंफ्यूज होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए मन में कहती है, तो क्या जो मिसबिहेव करने वाली महिलाओं से निपटने के लिए यूचियाओ के पास क्या यही एकमात्र तरीका है? मियो को जैसे ही इस बात की समझ में आती है वो तो हैरान होते हुए अपने मन में कहती, नहीं यूचियाओ ऐसा पसंद नहीं है, जरूर कोई आत्मा होगी, नहीं या फिर कोई ये प्लान है यूचियाओ का। मियो फिर खुद को शांत करते हुए यूचियाओ से हंसते हुए कहती, हिज मैजेस्टी क्योंकि इन्फिनिटी रुचिया ने सबक सीख लिया है तो क्या हम इस बार उसे माफ करते? तो मोरोलिटी रुचिया को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम टेम्पल जाओ, कौन चाहता है कि तुम्हारे बाहर आने के बाद लोग क्या कहेंगे? मोरोलिटी की बात सुन के तो रुचिया रोते हुए कहती, नहीं हिज मैजेस्टी मैं टेम्पल में नहीं रह सकती। लियाओची तभी बोला, रुचिया तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारी मैरिज के लिए अरेंज करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और रुचिया मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन यंग जनरल तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम दोबारा कभी एम्प्रेस बनने के बारे में सोचो ना। रुचिया तो जैसी ये सुनती है वो एम्प्रेस ड्वागर के पास रोते हुए कहती है, आंटी। और ये सुन के एम्प्रेस ड्वागर भी नाराज होते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी ये सजा उसके लिए बहुत ही ज्यादा है और हिज मैजेस्टी आखिरकार रुचिया एक इन्फिनिटी है।
लियाओ तभी मियो को अपनी क्लोज करते हुए कहता है मॉम, लेकिन चियांग मियो मेरी एम्प्रेस है। मियो तो ये सुन के हैरान हो जाती है और अपने मन ही मन रोते हुए कहती है उस डॉग की सारी बातें तो मेरे दिल पे एक तीर की तरह लग रही है। और अपने मन ही मन कहती है अब अंत में समझ आया कि यूचियाओ मुझे अपने चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये डॉग, ये यूचियाओ, ये एकदम से एक नंबर का रूटलेस है। लेकिन फ्रेंड, हमारी मियो कहाँ शांत बैठने वाली है। वो यूचियाओ को पीछे से ही उसे पिंच करती है, जिसकी वजह से यूचियाओ का भी फेस बन जाता है। अरे आखिर ये मुझे पिंच क्यों कर रही है, वो भी इतनी तेज। मियो फिर तो यूचियाओ को देख के स्माइल करते हुए कहती है सबसे खराब परिणाम ये होगा कि मुझे मौत की सजा दी गई है, इसलिए मैं मौत से नहीं डरती। लियाओची तभी आगे बढ़ते हुए कहता है मॉम, अंपायर का अपना कानून होता है। अगर हम रूचिया को एम्प्रेस की मिसबिहेव के लिए उसे हम पनिशमेंट नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा। और मॉम, हैरम में जितनी सभी कॉन्सर्ट है ये उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल होगा और सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। मॉम, मेरा तो मानना यही है। तभी एम्प्रेस ड्वागर सोचते हुए कहती है यूचियाओ, लेकिन रूचिया। यूचियाओ तो फिर सीधा जाके रूचिया के सामने खड़े हो जाता है और उससे कहता है रूचिया, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चॉइस करती हो। एम्प्रेस ड्वागर जैसी ये बात सुनती है वो चिल्लाते हुए कहती है योर मैजेस्टी, वो इंपीरियल अंकल काओ की ओनली डॉटर है। यूचियाओ बोला मॉम, मुझे अच्छी तरीके से पता है, वरना मैं इस बारे में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। वहीं साइड में मियो खड़े होके यूचियाओ की सारी बातों को सुन के अपने मन ही मन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन मुझे लगता है कि यूचियाओ ने मुझे फिर से इस्तेमाल किया है। तभी रूचिया रोते हुए कहती है आंटी प्लीज मेरी मदद करो। वहीं हम यूचियाओ को देखते हैं जो इस सारे ड्रामे को देख के अब थक चुका होता है और वो कहता है लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं चुनूं रूचिया। यूचियाओ की बात सुन के एम्प्रेस ड्वागर भी गुस्से में भड़कते हुए कहती है एम्पर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यूचिया तभी कहता है सभी से कि ये मेरा ऑर्डर है। रूचिया में मैनर्स और रिस्पेक्ट की कमी के कारण रूचिया को पुराने एंशियंट टेम्पल में भेजा जाएगा और उसके अपने बालों को काटे बिना ही वहाँ पे उसको साधारण जीवन जीना होगा और अपनी गलतियों पे पछतावा करना होगा। रूचिया तो जैसी ये बात सुनती है उसे तो काफी बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन ही मन कहती नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। फिर तो एम्प्रेस ड्वागर भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है एम्प्रेस, क्या तुम मेरी आवाज को दबाने पर जोर दे रहे हो। यूचिया अपनी मॉम को शांत कराते हुए कहता है मॉम, आपकी सोच मैं जानता हूँ मॉम, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ मॉम, मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा। ये सुन के तो एम्प्रेस ड्वागर और भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हाँ मेरी समझ, रूचिया को एंशिस्टर टेम्पल में नहीं भेजा जा सकता है। वहीं पे मियो उन दोनों की लड़ाई को देख के अपने मन ही मन सोचते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने यूचिया को नाराज किया है। अब ऐसा लग रहा है कि उसने रूचिया के खिलाफ भी दुश्मनी खड़ी कर ली है। हम दोनों ही एकमात्र इसके विक्टिम हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रूचिया को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा चक्कर आके वो जमीन पे गिर जाती है और प्रीटीफुल एक्ट करते हुए वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी यूचिया कहता है मॉम, अगर आप इस चीज पे जोर देती है तो प्लीज मॉम, फिर तो आप उसके लिए किसी डिसेंट मैरिज को अरेंज करें, इस तरह उसकी रेपुटेशन भी बच जाएगी। यूचिया की बात सुन के तो एम्प्रेस ड्वागर गुस्सा हो जाती है और अपने मुंह को फेरते हुए वहां से चले आती है और रूचिया को भी उसकी मेड आके संभालते हुए वहां से ले जाती है। तभी यूचिया कहता है एम्प्रेस मेरे पीछे आओ। मियो भी यूचिया को फॉलो करने लगती है और उसे देखते हुए अपने मन ही मन कहती है एक एम्परर का दिल भविष्यवाणी करने के लिए सबसे मुश्किल है। और हर कोई कहता है कि यूचिया और रूचिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, लेकिन असल में ये बात तो सच नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम यूचिया को देखते हैं जो इंपीरियल गार्डन के बाहर आ जाता है और वो अपनी चोट को छुपा रहा होता है कफ से और वो दम तोड़ते हुए कहता है आखिर मियो तुमने इतनी तेज चींटी मुझे क्यों काटी। मियो तो फिर गुस्से से यूचिया को देखते हुए कहती है तुमने तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं तुम्हारा कुछ अंग भी काट दूं तो इससे कोई मसला होगा। मियो की बात सुन के यूचिया स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मॉम रूचिया से शादी करने पर जोर दे रही थी और इस कॉम्प्लिकेटेड हैरम में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ,
क्योंकि तुम किसी और ताकत के साथ शामिल नहीं हो। मियो बोली, ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि वो सभी कॉन्सर्ट का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इंपीरियल कोर्ट से उनके पास अलग अलग पावर है। लेकिन मैं एम्प्रेस हूँ और मेरे पास मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली को डिस्पोज कर दिया गया है और मेरी फैमिली को तो इस कंट्री से बाहर ही निकाल दिया गया है। इसलिए भले ही तुम मुझे अपने बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हो, लेकिन लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मियो की बात सुन के यूचियाओ भी इम्प्रेस हो जाता है। कहता है, मैं प्राइम मिनिस्टर चियांग की बेटी से यही उम्मीद कर सकता हूँ। आखिर तुम्हें उनकी स्पिरिट, उनकी विरासत ने मिली है। मियो भी कहती, हाँ, मेरे पास हैरम में भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। जब तक तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो और उन लोगों की रक्षा कर सकते हो जिनसे मुझे प्यार है और जिनकी मैं परवाह करती हूँ। इसलिए मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे यूज करते हो। मिया फिर तो अपने ख्यालों में मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके किसी रोमांटिक नोवेल में चली गई हूँ जहाँ मेरा रिश्ता एक दबंग आदमी के साथ है। मेरे सामने जो आदमी है वो एक एम्परर है। अगर मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती तो मैं तो पहले ही कब का मर चुकी होती। तभी यूचियाओ कहता है, एम्प्रेस, क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहती हो कि इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है? मियो तो फिर यूचियाओ को इग्नोर मारते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़ा सी और जीना चाहती हूँ। यूचियाओ बोला, मैं तुम्हें इस सब में शामिल करना नहीं चाहता था, लेकिन इस पे सोच विचार करने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर रूजिया मुझसे शादी करती है तो वो तुम्हारी शांति भी तुमसे छीन लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए अभी हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। मियो फिर तो मुंह बनाते हुए कहती, ओ अच्छा, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? फिर तो यूचियाओ भी सीरियस हो जाता है और कहता है, चियांग मियो, मैं तुमसे किया प्रॉमिस पूरा करूंगा। मियो बोली, ओ अच्छा, तो फिर मुझे बताओ आखिर वो प्रॉमिस क्या था? फिर सीन शिफ्ट होता है पैलेस के बाहर का, जहाँ वो चारों टेबल पे बैठे होते हैं और वहीं मियो हैरान होते हुए सोच रही होती है। तभी यूचियाओ कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस पैलेस से बाहर जाना चाहती हो। मियो तो उन सभी को देख के हैरान हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंची? मैं तो अभी तलक तो हैरम में थी और अभी मैं अचानक से एस्टल हाउस तलक कैसे पहुंच गई? वहीं पीछे बैठा हुआ बुई क्विंग वो भी मियो को नोटिस करते हुए हंसते हुए कहता है, अरे सिली गर्ल, तुम कितनी ज्यादा सिली हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम सच में एक इडियट हो। बुई क्विंग की ये बात सुन के तो मियो उसको एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती हो, तुम इडियट हो, आखिर तुमने मुझे कैसे कहा? बेचारे बुई क्विंग वो तो मियो का थप्पड़ खा के उसके मुंह से तो सारा जूस ही निकल जाता है। ओ, ये तो कितना तेज मारती है। तभी जांग भी बुई क्विंग की ऐसी हालत देख के हंसते हुए कहता है, अरे मियो, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वहीं हम बुई क्विंग को देखते हैं जिसके सर पे एक बड़ा सी गुमटा निकल जाता है। तभी मियो कहती है, लेकिन हिज मैजेस्टी, आपने तो वादा किया था कि मुझे मास्टर सू के साथ गार्डियन टेम्पल में भेजोगे, लेकिन मैं अब अचानक से एस्ट्रल हाउस में क्यों हूँ? तो फ्रेंड, अब से मैं यूचियाओ को याओ कहूंगी। तभी याओ कहता है, गार्डियन टेम्पल भी हमारी मंजिलों में से एक है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। मियो फिर तो हैरान होते हुए कहती है, हिज मैजेस्टी, आखिर लेकिन उसे यहाँ क्यों होना चाहिए? तभी यूचियाओ भी स्माइल करते हुए मियो को देखता है। तभी मियो का ब्रदर आता है और उसे देखते हुए कहता है, मियो, और मियो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ब्रदर। तभी हम याओ चांग और बुई क्विंग को देखते हैं जो उन दोनों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी याओ कहता है, तुम लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ कहना होगा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। याओ और वो सभी जाने लगते हैं। तभी मियो का ब्रदर कहता है, थैंक यू हिज मैजेस्टी। वही हम मियो को देखते हैं जिसके मन में काफी सारी बातें चल रही होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, ब्रदर, क्या हो रहा है? आप बाहर कैसे निकले और आप हेस्टल हाउस कैसे पहुंचे? आप कैसे हो ब्रदर? चूचैन भी देखता है कि मियो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड है। तभी वो आगे बढ़ के उसके फेस को टच करते हुए कहता है, ओह मियो, तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन, मुझे पहले आखिर किसका आंसर देना चाहिए? ठीक है ब्रदर, ये सब छोड़िए, हम टेबल पे बैठ के आराम से बात करते हैं। तभी चूचैन कहता है, तकनीकी रूप से कहूँ तो मैं अभी भी एक पापी आदमी हूँ
और योर मैजेस्टी ने मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर आने दिया है ताकि तुम उदास ना हो, तुम्हें अच्छा महसूस हो। मियो बोली, ओ ब्रदर, अगर वो मुझे कम परेशान करेगा तो मुझे इससे राहत महसूस होगी। मियो की बातें सुन के चूचैन भी इसके लिए वरिड होते हुए कहता है, ओ मियो, ये सब मेरी गलती है कि तुम्हें हैरम में पॉइजन दिया गया और तुम्हारे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते बहुत ही बेकार हूँ मियो। मियो बोली, ब्रदर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। तुमने तो मुझे पॉइजन नहीं दिया है तो आप इसलिए ऐसा मत कहिए प्लीज ब्रदर। चूचैंग बोला, नहीं नहीं मियो, तुम एक बॉर्डर में पली बड़ी हो और तुम्हें कभी ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि हैरम में राजनीति की ताकतों का कैसे सामना करना है। और अगर हमारी फैमिली पहले की तरह पावरफुल होती तो तुम्हें इस सारी सिचुएशन में कभी नहीं होती मियो। मियो चूचैन की सारी बातें सुन के अपने मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हुए कहती है, अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन चली गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। मियो फिर तो चूचैन को दिलासा देते हुए कहती है, अरे ब्रदर देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चूचैन बोला, मियो, सौभाग्य से तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारी फैमिली का क्या होगा। अच्छा ठीक है, बातचीत यहीं ख़त्म होती है। मियो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मियो भी एक्साइटेड होते हुए कहती, हाँ ब्रदर कहिए, ठीक है हम बात करते हैं। तभी ही चूचैन कहता है, मियो, मैं चाहता हूँ कि तुम योर मैजेस्टी का दिल जीतो, क्या तुम ऐसा करोगी मियो? मियो तो चूचैन की मुँह से ये बात सुनती है, उसे तो एक झटका लग जाता है और वो अपने आप को शांत करते हुए कहती है, ब्रदर आप चाहते हो कि मैं हिज मैजेस्टी का दिल जीतूँ, है ना? मियो फिर तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने मन में कहती है, मैं तो बस उसकी हत्या करना चाहती हूँ, ना कि मैं उसका दिल जीतना चाहती हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे ब्रदर को अपनी बात तो नहीं कह सकती हूँ। और वो सैड हो जाती है। तभी चूचैन उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, मियो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम फैसला करते हैं। और वैसे भी चियांग फैमिली हमेशा से उन लोगों से नफरत करती है जो अपनी बेटी का इस्तेमाल ज्यादा ताकत के लिए करते हैं, लेकिन मैंने इस पर काफी लंबे समय से सोचा है मियो, और मेरा मानना यही है कि केवल इसी तरीके से आप चांसलर यांग और उनके प्यादों से बच सकती है मियो। मियो बोली, लेकिन ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये मेरे लिए है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं डॉग हाउस में इस शांति जीवन बिताऊं, और मुझे ही हर किसी का निशाना क्यों बनना पड़ता है? मियो की बात सुन के तो चूचैन निराश हो जाता है और वो समझाते हुए कहता है, मियो जब तुम काफी ऊपर तक पहुंच जाओगी तभी ही लोग उन गंदे तरीकों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और तुम्हें चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे मियो। चियांग फैमिली के बच्चे इस सारी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन कुछ उन घमंडियों के हाथों से नहीं मर सकते मियो। मियो भी अपने ब्रदर की बात समझते हुए कहती है, ब्रदर तो आप चाहते हैं कि मैं हमारी फैमिली की मदद करने के लिए यांग फैमिली के ऊपर प्रेशर डालूं, है ना? चूचैंग बोला, मियो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी रक्षा करो और तुम अपने आप को सेफ रखो। यांग फैमिली के मामले में योर मैजेस्टी के कुछ अपने प्लान हैं और शू बुकिंग ने पैलेस में तुम्हारे व्यवहार के बारे में मुझे बताया है। मियो मैं जानता हूँ कि तुम योर मैजेस्टी के खिलाफ दुश्मनी रखती हो, लेकिन इस समय उनका साथ देना यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा मियो। चूचैन की बातें सुन के मियो कहती है, क्या? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इन्फिनिटी रूचिया से निपटने के लिए एक बहाने के रूप में मैं मेरा इस्तेमाल करने दिया। मैजेस्टी का साथ दिया, उसने तो मुझे इस्तेमाल किया है ब्रदर, और मैं आपकी चिंता को समझती हूँ ब्रदर, लेकिन ये वास्तव में मेरी क्षमता से बाहर है। चूचैन बोला, क्यों मियो? तुम तो हिज मैजेस्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, मैं तो तुमसे सिर्फ वही काम करने के लिए कह रहा हूँ जो तुम पहले कर चुकी हो, अब इसमें तुम्हारी क्षमता से बाहर कैसे हो गया? मियो फिर तो चूचैन को समझाते हुए कहती है, ब्रदर अगर मुझे हिज मैजेस्टी का दिल जीतना है तो मुझे अपने मन को एक खास लक्ष्य रखना होगा। मेरा एक गोल होना चाहिए जिनके लिए ताकि लोग हैरम में मेरा सम्मान करें, या हमारी फैमिली का सम्मान के लिए यह एक अच्छा कारण होना चाहिए। लेकिन ब्रदर मैं उस कारण को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ जो आपने अभी मुझे दिया है। चूचैन तो ये सुन के निराश होते हुए कहता है, ओ अच्छा मियो। मियो तभी बोली, ब्रदर अगर आपको केवल इस बात की चिंता है कि मैं हैरम में आराम से सेटल हो जाऊं,
और आप चाहते हैं कि मैं हिज मैजेस्टी का दिल जीतकर अपनी रक्षा करूं। ऐसा है तो ब्रदर मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती ब्रदर। चूचेन तो हैरान होते हुए कहता है मियो तभी बोली, ब्रदर आप मुझे कोई और कारण बता सकते हैं जैसा कि चियांग फैमिली को बचाना, तब मैं इसके बारे में सोचूंगी और इसे आजमाऊंगी। लेकिन अगर सिर्फ ये मेरे बारे में हुआ ब्रदर तो प्लीज आप इसके बारे में भूल जाए। मियो भी फिर सैड होते हुए कहती है, ब्रदर हमारी फैमिली वो पूरी तरीके से यहाँ से निवासित हो चुकी है। सिटी में अब सिर्फ तुम और मैं ही दो ही लोग हैं हम, और ब्रदर तुम्हारी रक्षा करने के लिए हिज मैजेस्टी और प्रिंस चॉन्ग है, और इसलिए मुझे तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अपना ख्याल रखने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही दम पर जी सकती हूँ। मियो की सारी बातें सुन के तो चूचेन फिर से हैरान होते हुए कहता है, मियो क्या तुम्हारे मन में हिज मैजेस्टी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? मियो बोली, ब्रदर वो एक अजनबी की तरह है, कभी कभी तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, इसमें मेरे मन में कोई भी उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। मियो भी फिर अपनी मन की सारी बातें कह देती है, ब्रदर हम मौत से बच नहीं सकते हैं, लेकिन मैं बिना किसी सम्मान के उनके सामने घुटने के बल जीने से अच्छा है कि मैं सीधे खड़े होकर मरना पसंद करूंगी। चूचेन भी मियो की बातों को समझ जाता है और इमोशनल होते हुए प्यार से मियो को छूते हुए कहता है, मियो मैं गलत था, मैं केवल सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन मैं भूल गया था कि चियांग फैमिली के बच्चे वो जीवन से ज्यादा अपने सम्मान को महत्व देते हैं, ये मेरी ही गलती थी मियो। ये बात सुन के तो मियो खिलखिलाते हुए कहती है, ब्रदर मैं समझ गई, तो प्लीज आप बेफिक्र रहे, मैं हैरम में ठीक रहूंगी, मैं अपने लिए लड़ूंगी, अगर लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे तो मैं उन्हें भी वापस चोट पहुंचाऊंगी, मेरी चिंता मत करो ब्रदर। चूचेन भी सैड होते हुए कहता है, मैं कैसे चिंता ना करूं मियो, तुम हमारे घर की एक कमजोर लड़की हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है, क्या होगा अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए? मियो तो ये सुन के हंसते हुए अपने हाथों को दिखाते हुए कहती है, ब्रदर मेरे टोले शोले तो देखो, चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग हूँ। चूचेन तो मियो को इस तरह देख के वो भी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है बाबा तुम एक स्ट्रॉन्ग कर लो। मियो फिर तो कुछ सोचते हुए कहती है, ब्रदर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप इन्फिनिटी रूचिया को जानते हैं? चूचेन बोला, मियो वो इम्पीरियल अंकल काओ की एकमात्र बेटी है, मैंने उसके बारे में सुना है। मियो भी तभी चूचेन को बताती है, ब्रदर इन्फिनिटी रूचिया वो हिज मैजेस्टी के पद की उम्मीदवार थी जिन्हें एम्प्रेस ड्रैगन ने चुना था, और हाँ कई लोगों ने ये भी कहा था कि एम्प्रेस ड्रैगन को उससे लगाव था, लेकिन सुंदरता की वजह से यूचियाओ ने उसे मना कर दिया। और हाँ ब्रदर यूचियाओ ने तो इन्फिनिटी रूचिया को उसने तो एंशिएंट टेम्पल में उसे भेज दिया है, क्या आप मुझे इसके बारे में समझा सकते हो ब्रदर? चूचेन बोला, मियो इम्पीरियल अंकल काओ वो तो बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो सभी से पावरफुल रहे, और वो हमेशा से इन्फिनिटी रूचिया को एम्प्रेस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हैरम अब चांसलर यांग के नियंत्रण में है मियो, और अगर इन्फिनिटी रूचिया आ भी जाती है तो इससे समस्या और ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और मियो ये राजनीतिक परिवार होते हैं, जो उनकी बेटियां होती है वो भी किसी लक्ष्य के लिए ही पैदा होती है। रूचिया तो इम्पीरियल अंकल काओ का एक मोहरा है, अगर वो हैरम में चली आती है तो इससे इम्पीरियल अंकल काओ वो तो खेल में और भी ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे मियो। अगर रूचिया हैरम में नहीं जाती है तो इससे सभी लोगों के पास जीतने के लिए एक मौका होगा। चूचेन तो फिर मियो को हाथों को थामते हुए कहता है, तुम मेरी बात को समझ रही हो ना मियो? मियो तो हैरान होते हुए कहती है, ब्रदर सचमुच नहीं, मुझे पता चल रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं ब्रदर। मियो फिर तो अपने मन ही मन कहती है, ओह मुझे तो ये राजनीतियों की ये सारी बातें, इससे तो मुझे काफी ज्यादा नफरत है, उनके सब तो मुझे हमेशा एक पहेली की तरह लगते हैं। तभी चूचेन बोला, मियो आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि ये आपके लिए फायदेमंद हो, और यही कि रूचिया हैरम में नहीं जा सकती है, ये बात ध्यान में रखने के लिए काफी है मियो। मियो भी सिर हिलाते हुए कहती, हाँ ब्रदर ठीक है। मियो तभी आगे कहती है, एम्परर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, हैरम में हर महिला के पास एक शख्सियत होती है जो उनका सम्मान करती है,
मिया फिर तो अपनी तारीफ करते हुए कहती है, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझे किसी शख्सियत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और वहीं चूचैन मियो की सारी बातें सुन के उसे कंफ्यूजन से देखने लगता है। तभी चूचैन कहता है, मियो मेरी बात को सुनो, मुझे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। इस बार पैलेस में वापस जाने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा सावधान होना होगा। मियो बस मैं यही चाहता हूँ, जो भी तुम काम करो उसे सावधानी से करो। मियो प्रॉमिस करते हुए बोली, हाँ ब्रदर ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। एक बार मैं जब वापस आ जाऊंगी तो मैं डॉग हाउस में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। चूचैन बोला, ओ ये तो बढ़िया है मियो, ये तो फिर कुछ ही दिनों की बात है। अगर तुम हिज मैजेस्टी के साथ मिलजुल कर रहती हो तो उनके साथ किसी भी तरीके से तुम सेफ रहोगी और उनके साथ रहना किसी जादुई ताबीज से कहीं ज्यादा लाभदार होगा। चूचन की बात सुन के तो मियो झूठी स्माइल के साथ हंसते हुए कहती है, ब्रदर मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा, मैं उससे सहमत नहीं हो पा रही हूँ ब्रदर। चूचैन तो मियो के लिए काफी ज्यादा वरिड हो जाता है। उसके क्लोज आते हुए उसे छूते हुए कहता है, मियो मैं तो थैंक्स कहना चाहता हूँ हिज मैजेस्टी और प्रिंस शांग को। और हाँ मियो तुम्हें पता है इस बार मैं इम्पीरियल क्लैन कोर्ट से अब बाहर आ जा सकता हूँ आज के बाद, और मैं कुछ समय के लिए कैपिटल से बाहर रहूंगा, तो आपको और भी ज्यादा सावधानी से रहना होगा मियो। चूचन की बात सुन के तो मियो चौंकते हुए कहती है, क्या ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो आखिर। चूचन बोला, मियो मैं तो बस हिज मैजेस्टी के एक सब्जेक्ट के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं समझना मियो। मियो भी सैड होते हुए कहती है, लेकिन ब्रदर आपके जाने के बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से क्या कहूँ। चूचैन बोला, ओ मियो तुम चिंता मत करो, वीचू तुमसे ज्यादा चालाक है, तुम उसे सच बता सकती हो। तभी एक गार्ड आके दरवाजे को खटखटाने लगता है और चूचैन भी खड़े हो जाता है और कहता है, अब मेरे जाने का समय हो गया है मियो, तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा सावधान रहना।